वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट मैं रूल आपको करवा रहा हूँ। इन सभी को आप नोट करते जाइएगा और देखिएगा। आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर रूल्स भी आप जो है हमें लिखवा दिया करें ताकि हम इनके नोट्स ज्यों का त्यों बना सकें। और ये जो पीडीएफ क्रिएट होती है तो हम जब भी कभी एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करेंगे आपके सभी पीडीएफ्स का तो आराम से अपन को रूल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने इस बार रूल को नहीं हटाया है, मैं भी समझाऊंगा, उसके साथ आपको रूल भी लिखा मिलेगा। लेकिन देखो, इसमें मात्र वही मैंने रूल इंक्लूड किए हैं इन वीडियोस के अंदर जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं। जिनका लेवल बहुत हाई उच्च लेवल होता है, जिनका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं लिया है। ये आप बात याद रखिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं मेरी वीडियो का। सबसे पहले आप देखिए बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। देखो, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन बेयर बेयर का मतलब होता है एक तरह से हटा देना, ठीक है, नंगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो टू है वो बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, ये टू जो है वो हट जाता है, उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि जो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो मैं आपको कुछ फ्रेजेस बता रहा हूं कि जिनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी कैसी, विदाउट एस और ई एस वाली। आप ये देखिए, हैड बेटर, हैड रादर, रादर देन, वुड रादर और हैड सूनर। अब मैं आपको बताऊं, इनमें से मात्र तीन आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। वो कौन से, रादर देन, वुड रादर और हैड सूनर। ठीक है, हैड बेटर, हैड रादर। लेकिन इन तीनों की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपने नोट कर लें स्पेशली कि इनके बाद डायरेक्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप ये देखिएगा, मैंने कुछ भी इसमें से हटाया नहीं है ताकि आप आगे कभी रिवीजन कर सकें। तो आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है कि हेड बेटर आ गया तो सीधे आपको बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। हेड रादर आ गया, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एंड वुड रादर आ गया, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वुड रादर वाला पिछली बार नेवी वाले एग्जाम में आया था। तो ये आते रहते हैं, आपके पेपर का लेवल यही होता है। तो बच्चा क्या करता है, देखो मैं बताऊं आपको, आप गलती क्या करेंगे, हेड दिखा तो आप सीधे थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे अगर वो फ्लैप्स भी हुआ तो। लेकिन आप ये याद रखें कि इनके साथ देखो, हेड के साथ बुड के साथ अलग शब्द चल रहा है, बेटर, रादर। अगर कहीं पर रादर और बेटर दिख जाए इन शब्दों के बाद में तो आपको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये रूल आप याद कर लीजिएगा, जरूर याद करो। अब देखो, वुड रादर दिख गया तो वुड ये क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। तो मॉडल वर्ब के बाद तो वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वुड रादर वाला तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, ये मैं आपको कल वाला एक स्पेशल रूल बताता हूं कि अगर कभी भी जीरंड किसे बोलते हैं, जीरंड उसे बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाती है तो उसे जीरंड कहा जाता है। अच्छा, आप ये कहेंगे गुरुजी जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यानी ये जो टीचिंग है ये जीरंड है क्या, नहीं। इसके यानी कि जीरंड उसे बोलते हैं जब एक वर्ब के बाद दूसरी वाली वर्ब आईएनजी के रूप में आती है। ये तो पहली वर्ब ही है ना, जब इसके बाद जैसे आई, सपोज करो आई कीप टीचिंग, राइट। तो कीप के बाद आगे आने वाली वर्ब आईएनजी में आती है तब उसे जीरंड बोलते हैं। तो ये दूसरे वाले स्थान पर अगर आईएनजी में आएगी तो जीरंड होगा। दूसरे वाले स्थान पर यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो इन्फिनेटिव होगा। वर्ब के दूसरे स्थान पर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। ये चीज आप याद रखें। तो मेरा रूल मात्र ये कहता है कि अगर कहीं पर आप जीरंड आ रहा है, जैसे मान लीजिए गोइंग लिख रहा है, तो अगर आप इससे पहले कुछ इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो या तो कोई पजेसिव आ सकता है। देखो, पजेसिव के बाद ही जीरंड आ सकता है। अगर जीरंड सेंटेंस में कहीं लिख रहा है तो आप उससे पहले ये देख लें कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पजेसिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो, हमेशा याद रखें पजेसिव के बाद जीरंड आ सकता है। तो पजेसिव या तो प्रोनाउन का हो सकता है, माई, योर, हिज, ये हो सकता है, या फिर कोई नाउन का एपोस्ट्रोफी एस वाला हो सकता है, तो वो भी पजेसिव में ही होता है। अब ये देखिए आप, द टीचर डिसलाइक्ड मोहन। अब मोहन एक नाउन है और इसके बाद ये जीरंड दे रखा है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, राइट। मतलब पहली वाली वर्ब, अब दूसरी वाली वर्ब आईएनजी में आएगी तभी तो उसे जीरंड बोलेंगे। तो क्या होता है कि अगर ये जीरंड दे रखा है तो इससे पहले आप अगर कोई नाउन दे रखा है तो भाई या तो वो एपोस्ट्रोफी एस के साथ होना चाहिए या फिर वो प्रोनाउन का पजेसिव होना चाहिए।
तो इसलिए मोहन नहीं मोहन से होना चाहिए, राइट। आगे देखो, प्लीज एक्सक्यूज हिम कमिंग, ये जीरंड है क्योंकि प्रथम वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आईएनजी के साथ आ रही है, तो दूसरी वर्ब से पहले हमेशा पजेसिव आ सकता है। तो हिम जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, इसका पजेसिव क्या होगा, हिम का हिज हो जाएगा। अगर मी होता तो मुझे माई लिखना पड़ता, अगर देम होता तो देयर लिखना पड़ता, अगर यू होता तो मुझे योर लिखना पड़ता। अब ये समझ में आपके आ गया होगा कि कहीं पर भी पजेसिव आ जाए तो उसके बाद आप जीरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। ये चीज आप याद रखें। आगे देखिए कौन सा वाला रूल है। हाँ, ये वाला रूल मैं पहले करवा चुका हूं। देखो, सेंटेंस में कभी भी लाइक, इंजॉय, कीप, फिनिश, ये ज्यादातर वर्ब आती हैं। लाइक, इंजॉय, कीप और फिनिश। लाइक है तो डिसलाइक भी हो सकता है, फिनिश। तो ये इन सब के बाद हमेशा जीरंड आता है, वर्ब प्लस आईएनजी आती है। तो बस ये आप वर्ब और लिख रही हैं, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। तो रूल मैंने नहीं हटाए ताकि आप आगे याद रख सकें। देखो, अवॉइड आ गया, अवॉइड के बाद आईएनजी आता है कि नहीं आता, देखो तो इसलिए गलत हो जाएगा। कंसीडर्ड आ गया तो वर्किंग आएगा, इसके बाद प्रपोज आ गया तो आईएनजी आएगा, जीरंड आएगा। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको याद करनी है। जैसे याद थोड़ा मैं करवा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपने लाइक किया, ठीक है, लाइक हो गया। उसके बाद आप एंजॉय किया, आपने फिनिश किया, अपने माइंड में रखा कि हाँ मैंने एंजॉय किया। कंसीडर याद रहेगा आपको, एक्सक्यूज आपने माफी मांग ली, तो कैसे भी, और फिर आपने अवॉइड कर दिया। तो ऐसे कुछ भी आप समझ लीजिए, अपने ब्रेन में आप रख लीजिएगा। जब भी कभी ये दिखना चाहिए तो आपको समझ में किसके बाद जीरंड वाला आता है, आप इन्हें लिख लिख के याद करो। अब ये देखो, ये कुछ फ्रेज हैं जिनके बाद जीरंड आता है, इनमें बच्चा हमेशा गलती करता है, और ये मात्र 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू और लुक फॉरवर्ड टू। ज्यादातर ये 3 पेपर में आती हैं। इनमें होता क्या है कि बच्चा टू को देख करके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, लेकिन याद रखना है आपको कि हमेशा आईएनजी वाला आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। ये बच्चा टू को देख करके गलती करता है, इसलिए पेपर में मैंने कई बार देखा है। तो विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू और लुक फॉरवर्ड टू, टू होने के बावजूद भी जीरंड आएगा इसके बाद। तो ये एक्सेप्शन, अपवाद है, याद करना, नोट करना। देखो, मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मैंने देखा है पेपर में। तो इनको आप याद कर, जैसे विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी आ गया, लुक फॉरवर्ड टू इसके बाद आईएनजी आ गया। बच्चा इस टू को देख करके ये करता है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन जबकि ये गलत होता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड आता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब ये वाला मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको, यानी कि ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि यानी ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है ना भाई। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, या फिर कोई पजेसिव आ जाए, कोई अपना, या चाहे वो एपोस्ट्रोफी एस वाला हो, चाहे माई हो, योर हो, कोई भी पजेसिव प्रोनाउन हो, तो ऐसे में याद रखना इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो आईएनजी के साथ आती है, यानी कि इनके बाद जीरंड का रूप आता है। अब प्रेपोजिशन, ये देखो रूल लिख दिया इन्होंने, मैंने सिर्फ ये बोला प्रेपोजिशन कोई भी हो, जरूर नहीं यही हो, कोई सी भी प्रेपोजिशन हो, उनके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आईएनजी के रूप में आता है। तो बस उन्होंने क्या रूल बना दिया ये। तो ये आप, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, अपने आप को सेटिस्फाई करिए। विदाउट है, ऑफ है, ठीक है, एंड बिफोर है, ये सब क्या, इनके बाद आईएनजी आ रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन हो, पजेसिव हो, चाहे वो एपोस्ट्रोफी एस वाला हो, चाहे वो माई, योर, हिज, ये इस तरह से हो। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। ये वाला रूल हमेशा आपके पेपर में आता है, तो इसको आप कभी मत भूलना। मैंने क्या बोला, सिंस फॉर वाला प्रश्न हमेशा आता है, और इसमें मात्र 2 तरह की गलतियां होती हैं, सिर्फ 2 तरह की गलतियां होती हैं। आपको सेंटेंस देखो पहले तो पढ़ लेना है, और ये लास्ट में देख लेना कि सिंस फॉर कभी दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो ऐसे में गलती कहां बनती है, एक तो सिंस फॉर में ही गलती बनती है कि वो क्या करेगा कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर, इतना लिख दिया और आगे लिख दिया फॉर 2002। तो इसमें आपको याद रखना है कि कभी भी जब डिजिट आ जाए, जैसे क्लॉक को छोड़ करके ज्यादातर जब ये डिजिट आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि वहां पर आप एक चीज आप याद रखें कि वहां पर निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो आप सिंस फॉर देख लीजिएगा कि कहीं ये गलत तो नहीं लग रहा है। दूसरी बात, जब भी कभी सिंस फॉर दिख जाए तो आपको तुरंत ये देखना है कि हैज बीन और हैव बीन आईएनजी आ रही है कि नहीं आ रही है।
वो गलती क्या करता है कि सिंस फॉर प्लस टाइम तो सही कर देता है, लेकिन यहां पर इज आर एम आईएनजी कर देता है, तो वहां पर आपको हैज हैव बीन आईएनजी लिखना होता है। तो ये सेंटेंस में मात्र इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही गलती बनती है। तो देखो यहां से एम हट जाएगा, आई के साथ हैव लगेगा। एम क्यों हटा? क्योंकि सिंस फॉर टाइम जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आता। अब यहां पर भी आप देख लीजिएगा, ही हैड बीन आएगा, वॉज हट जाएगा, ठीक है। आगे वॉज इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर टाइम आ गया तो जायज है, वॉज नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर हैज आ जाएगा, हैज इट बीन, हैज इट यहां लगा दिए, इट बीन या हैड इट बीन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको समझ लेनी है। उसने वॉज की जगह हैड क्यों लगाया? उसने पास्ट को चेंज कर दिया, जबकि कुल मिला के यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। आगे देखिए, आगे आपने देखा होगा सिंस फॉर टाइम दे रखा है, तो देखो अलोंग, अलोंग आ गया ना, अलोंग आ गया, अलोंग टाइम, ये अनिश्चित टाइम है, तो ऐसे में याद रखो फॉर आएगा, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे आप जब याद रखेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखिए, आगे 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 ये देखिए, आगे ये चीजें याद रखने की नहीं है। वैसे तो आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, जब गुरुजी आपको पढ़ाते थे, कि जब भी कभी कोई डेली रूटीन की बात हो रही होगी, रूटीन एक्टिविटी हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। यानी कि जो हमेशा सच हो, जो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, जायज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, राइट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो इनडायरेक्ट आप बना रहे हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट में भी, ये चीज आपने पढ़ी होगी। ऐसे देखिएगा, ये लिख रहा है कि सरिका वेंट या गोज टू ऑफिस एट 10 AM एवरी डे। कभी भी जब एवरी डे आ जाए तो याद रखना, मतलब वो डेली की बात कर रहा है, मतलब डेली रूटीन की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर एस और एस आएगा, तो सेकंड फॉर्म वाला तो पास्ट में आता है। आगे देखिए, आगे द टीचर टोल्ड हिम दैट, ये क्या है? इनडायरेक्ट आ गया, तो द सन रोज इन द ईस्ट नहीं। अब देखो ये बोल रहा है कि सूरज जो होता है पूर्व में उगता है, तो ऐसे में क्या होता है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट में भी वो कभी चेंज नहीं होता है, तो रोज की जगह पर राइजेस ही आना चाहिए, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। आगे देखिएगा, या एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह की बात कर रहा है, तो जायज है कि इसमें जो ये सेंटेंस आएगा वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा। तो कभी भी एवरीडे हो या फिर कभी रेगुलरिटी की बात की जा रही है, तो वो हमेशा कभी बदलता नहीं है, चाहे वो अकेला सेंटेंस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट में आ रहा हो, दैट के बाद वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीजें जरूरी हैं, जब मैं आपको और भी क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो आपको काफी मजा आएगा और मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो मैंने उस दिन बताया था, तो मुझे रेफरेंस मिल जाएगा आपको समझाने के लिए, और आपको भी ये चीजें अच्छी लगेंगी। आगे देखिए, आगे आप ये चीज, अच्छा ये वो है, कुल मिलाकर के ये वो बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजली, रेयरली, नॉर्मली, डेली। अरे तेल लगाने दो। कुल मिला के ये एडवर्ब है ना, फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है, तो एडवर्ब क्या होती है? यानी कि ये एडवर्ब है ना, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो इसमें क्या होता है? जो एडवर्ब होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है। तो इसमें देखिएगा, ये देखिए, ये पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। यहां पर देखो एडवर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पर एडवर्ब आ गई, ये देखो एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच है। तो ये आपको क्या है कि अलग अलग सेंटेंस दे करके इनको सेट कराने के लिए भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। कुल मिलाकर के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब आपको लिखनी है, इनमें आप कोई गलती मत करिएगा। आगे देखिए, आगे ये कौन सा भैया? अच्छा ये वो वाला है जो मैं पहले करवाता था आपको। वो ये बोल रहा है कि यानी कि यदि सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, पहला पास्ट में तो जायज है, दूसरा भी पास्ट में होगा। यानी कि ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मेरे फादर क्या है? चौधरी हैं, तो मैं भी चौधरी हूं, तो मेरा बेटा भी चौधरी। तो पास्ट में मेरे पापा चौधरी हैं, तो मैं भी चौधरी हो गया। तो ऐसे में ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप ये देखिए कि इनमें क्या होता है, पुरानी बात अगर पास्ट में कही जा रही तो जायज है। ज्यादातर यूनिवर्सल अगर बात नहीं है उसे छोड़ करके तो वो पास्ट में ही जाएगा। तो देखिए, दैट से पहले पास्ट में, तो दैट के बाद भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो इस हैज की जगह पर क्या मुझे करना पड़ेगा? हेड करना पड़ेगा। एक और देखिए, दैट से पहले पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो जायज है, दैट के बाद भी पास्ट आएगा, तो बिल का पास्ट क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा।
बहुत सिंपल है, ये प्रश्न कई बार आता है। ही शोड मी अ पिक्चर विच सीम, विच ये भी एक कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, विच हो या फिर दैट हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो शोड ये पास्ट है ना, तो विच के बाद भी पास्ट आएगा, तो सीम की जगह पर क्या आ जाएगा, सीम्ड आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद आ जाएंगी। आगे देखिएगा, आगे 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 इसमें क्या है, इसमें देखिए सो दैट, इसमें कंजंक्शन क्या है, सो दैट है। तो सो दैट से पहले वाला सेंटेंस क्या है, देखो पास्ट में है, तो सो दैट के बाद वाला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट में हो जाएगा। तो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आगे देखिए, वेन आई गॉट अप आई फाउंड दैट, दैट से पहले पास्ट आ रहा है ना भाई, तो दैट के बाद भी पास्ट आएगा, तो इज की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आगे देखिए, एंड आ गया, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखो भाई, हैड डिप्लीटेड, तो यहां पर ये पास्ट आ रहा है, तो जायज है कि इसके बाद भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। तो आपकी बुद्धि में एक मतलब कंक्लूजन जाना चाहिए कि कोई भी अगर कंजंक्शन लिख रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़ करके, तो पहला पास्ट तो आगे भी पास्ट आएगा। तो आप ये निश्चिंत रहें कि आपका पेपर में जो स्कोर होने वाला है ना, वो बहुत अच्छा जाने वाला। आप ये बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। बहुत सारे रूल हैं यार ग्रामर में, लेकिन ये मैंने बिल्कुल वही लिखे जो अब तक मैं 2 साल से आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूं या फिर क्वेश्चन पेपर करवाता हूं, उनमें जो रूल आते हैं वही मैं आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे देखिए, ये कौन सा, अच्छा ये वो कह रहा है, यानी कि अगर कोई पास्ट की कोई एक्टिविटी है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाएगा। जैसे ये बोल रहा है द क्विट इंडिया मूवमेंट, बताओ ये किसने शुरुआत किया था, द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन 1857। ये चीज जायज है कि उसने पास्ट की कोई डेट लिख दी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हैज हट जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट ये बन जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होता है। ये भी देखो पास्ट की डेट लिख रही है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। आगे देखिए, आगे हाँ ये भी एक रूल है, ये थोड़ा आप अलग लिख लीजिएगा। कभी भी अगर इट इज टाइम आ जाए या फिर इट इज हाई टाइम आ जाए, तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब ये आप ये मत कहना गुरुजी ये प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, नहीं, ये रूल है, अलग लिख लो आप। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, या विद अ व्यू टू, ये लिखवाया था ना, इनके बाद जीरंड आता है। वैसे ये अपवाद है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये प्रेजेंट में दे रखा है, लेकिन इसके साथ आने वाला सेंटेंस पास्ट में होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ऐसे में ये आप याद रखें, इट इज टाइम आ गया तो ये पास्ट पास्ट में होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। आगे इट इज हाई टाइम आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, इसीलिए गॉन का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। अच्छा, अब ये आई विश वाला आ गया। आई विश में आप टेंशन मत लो, सेंटेंस की शुरुआत में कभी आपको आई विश आ जाए तो याद रखना इसके साथ जब भी आएगा तो वर का जोड़ आएगा, वर, देवर भाभी आए ऐसे कैसे। तो कभी भी अगर आई विश आ जाए तो इसके साथ वाला जोड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू वर आएगा। क्या आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू वर आएगा। डब्ल्यू जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डब्ल्यूबीसी बताइएगा कि अगर कोई मानव है, कोई व्यक्ति है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कहां पर पाई जाती हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई भ्रूण है, अभी वो मतलब अरे पेट में है ना, तो भ्रूण के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स कहां पर पाई जाती हैं, ये दोनों आप मुझे बताइए। एक और जोड़ देता हूं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, और जो आरबीसी होता है जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के चलता है वो, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आराम से जवाब दीजिए। खैर, आई विश है मतलब कोरी कल्पना है, जैसे वो ये कह रहा है काश मेरी कैटरीना से शादी हो जाए, तो ऐसे मतलब कोरी कल्पना। अब यार उससे शादी कैसे हो सकती है, तो ये तो कोरी कल्पना है ना। काश में मतलब बिना मतलब हवाई जहाज के और उड़ के और सीधे पहुंच जाऊं, तो ये कोरी कल्पना है, अमेरिका। तो ये सब चीज है, तो ऐसे में याद रखें आई विश है तो इमेजिनेशन होता है इसमें। तो याद रखना हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, सब्जेक्ट कैसा भी हो। तो देखो आई विश है और आई विश है, इनके साथ हमेशा याद रखना सब्जेक्ट चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा वर ही आएगा। ये चीज आप याद रखें। कब वो कह आई विश ही वर अ पोएट, मैं काश ही वर अ पोएट, वो क्या होता, कभी होता है। तो ये चीजें आपको याद कर रख लेनी है, इनमें गलती कुछ भी नहीं करनी है।
तो जो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि ये चीजें याद करने के साथ साथ आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको ये जितने भी रूल मैंने करवाए ना वो सब याद है, मतलब आप तो निश्चिंत हो जाइए। जिनको याद नहीं है वो आप याद कर लें। आप ये मत सोचना कि गुरुजी ये कितना डिफिकल्ट है। सच बताओ ना, आपने अभी अंग्रेजी को ज्यादा नहीं पढ़ा है। सच बात ये है कि ये बिल्कुल बेसिक होता है, ये रियल बताता हूं। यानी कि होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को शुरुआत में पढ़ते हैं, अगर हमने छोटा ऊपर ऊपर देखा है तो हम सोचने लग जाते हैं यही सब कुछ है, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, जब आप उसे डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझना आ जाता है दिमाग में, ये तो बेसिक था जो मैं पहले दिमाग में लेकर के घूमता था, और उसी को लेके जब मैं पेपर में जाता था। जबकि बेसिक तो सभी को आता है, और हम ये प्राउड करते थे गुरुजी हमने तो बहुत पढ़ाई की है। सच बात है आपने बेसिक पढ़ा है। तो इस अंग्रेजी के माध्य अगर मैं बात करता हूं तो उसमें बेसिक ही आता है, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहें। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, चलेगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वो भी अपने मन से, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक और चीज आप याद रखें कि इससे पहले जो सीरीज चल रही है, आगे आने वाली वीडियो जो रहेंगी वो आई थिंक 8-10 वीडियो और रहेंगी, तो पूरा एक ही पूरा ग्रामर के रूल्स का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, है ना, एयरफोर्स इंग्लिश रूल्स 2020, ये पूरा रूल बन जाएगा। तो जब भी कभी आप किसी भी पेपर को देने जाएं तो आप इनको देख के जाना। और प्रैक्टिस सेट वाला मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दिया, तो उसको भी चले जाना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। निश्चिंत रहें आप, कोचिंग गई तेल लगाने, तुम यही पढ़ के चले जाना। धन्यवाद।